आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आपको आयोनाइजेशन एनर्जी दी जाती है तो वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही दी जाएगी। इसका मतलब पहले ऑर्बिट की एनर्जी फिर उतनी ही होती है साइन माइनस। तो पहले ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी फिर? ग्राउंड स्टेट एनर्जी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? हाँ, और ये ऑलरेडी आपको मालूम है पहले ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होती है? माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सेकंड सेंटेंस, द एनर्जी ऑफ द फोटोन रिलीज when an electron jumps from the first excited state, first excited state यानी दूसरा ऑर्बिट, यानी इक्वल टू द ग्राउंड स्टेट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इज, ग्राउंड स्टेट यानी फर्स्ट ऑर्बिट। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जंप कर रहा है? दूसरे से पहले ऑर्बिट में, है या ना? दूसरे से पहले ऑर्बिट में। तो फिर एनर्जी कितनी रिलीज होगी? कितनी एनर्जी रिलीज होती है? जितना दोनों में डिफरेंस होता है। क्लियर क्या? यस। तो मैंने आपको एनर्जी लेवल ऑलरेडी आपको बताई। देखो, ये फर्स्ट ऑर्बिट n इक्वल टू 1, सेकंड ऑर्बिट n इक्वल टू 2, थर्ड ऑर्बिट n इक्वल टू 3, फोर्थ ऑर्बिट n इक्वल टू 4। पहले ऑर्बिट की एनर्जी E1 इक्वल टू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो माइनस नहीं रहती है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आयोनाइजेशन एनर्जी दी, जो कि दी है वहाँ पे, वहाँ से फिर फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी इतनी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये ग्राउंड स्टेट की एनर्जी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी, यस। और ये दूसरा ऑर्बिट यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी, तो ये E2 इक्वल टू माइनस 13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी यानी ही एक फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी, यस। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जंप कर रहा है? दूसरे से पहले ऑर्बिट में। तो पहले ऑर्बिट की एनर्जी मालूम है हमें, दूसरी ऑर्बिट की एनर्जी ये फाइंड करेंगे, और इनका डिफरेंस यानी ही वो फोटोन की एनर्जी जो रिलीज होती है। तो मैंने बताया आपको दूसरे ऑर्बिट में दूसरे ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में आया, मतलब वो एनर्जी एमिट करता है। ये देखो, एनर्जी एमिट करता है E इक्वल टू एच न्यू। ये कौन सी एनर्जी है? वही एनर्जी जो अब वो फर्स्ट ऑर्बिट में था, फर्स्ट से सेकंड ऑर्बिट में जाने के लिए जो एनर्जी उसने ली थी, वही एनर्जी वो सेकंड से फर्स्ट में वापस आते वक्त रिलीज कर देता है। मैंने कई बार बताया आपको कि अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, उसको बाहर से एनर्जी मिली तो वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है उधर दूसरे ऑर्बिट में, वह फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रुकता है। रुकने के बाद वो वापस अपने ग्राउंड स्टेट में चला आता है, और उसको जो फोटोन की एनर्जी मिली वो दे देता है वापस। हाँ, तो आपको प्रॉब्लम में दिया है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, तो वही सेंटेंस पहला मेंशन करेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ, आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी? तो वो कितनी दी है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यस। तो फिर पहले ऑर्बिट की एनर्जी यानी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी, तो वो ये आयोनाइजेशन एनर्जी दी है तो इतनी ही रहती है, बस माइनस साइन, वो ऑलरेडी हमें मालूम है ग्राउंड स्टेट की एनर्जी। देयरफॉर ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू इतनी ही, लेकिन माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वाली मालूम ही है। फिर प्रॉब्लम में बोला है, क्या बोला है कि भाई फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी, हाँ, तो अभी एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट फर्स्ट कौन सा? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोला है ना, क्या बोला है बताओ जल्दी?
प्रॉब्लम में फिर से आओ, जल्दी फटाफट फट से बताओ कौन सी एनर्जी बोला है हमें? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की। हाँ, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी, सो एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी ही एनर्जी ऑफ सेकंड ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट इसकी एनर्जी तो वो क्या रहती है E2, और E2 इक्वल टू ये वाला -13.6 अपॉन 2 स्क्वेयर, तो -13.6 2 का स्क्वेयर 4, तो ये माइनस वैसे ही, और ये वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे 13.6 डिवाइडेड बाय 4, तो ये वैल्यू जो आती है बाबू वो आती है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस, तो देयरफॉर ये फोटोन जो है इसकी एनर्जी कितनी? सो एनर्जी ऑफ फोटोन जो रिलीज हुआ, सो एनर्जी ऑफ फोटोन रिलीज यानी ये डेल्टा E इक्वल टू ये वाली E2 माइनस ये वाला E1। हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूसरे से पहले में आया, हाँ, इसलिए E2 माइनस E1, तो E2 कितना है -3.4 माइनस E1 कितना है, ये E1 ये वाला -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो -3.4 माइनस माइनस प्लस 13.6, तो देखो ये बड़ा नंबर ये छोटा नंबर माइनस करो बरा, 13.6 माइनस 3.46 से 4 गए 2, 3 से 3 गया 0, ये 1 वैसे ही, तो ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आ गया आंसर। तो बोलो रे बाबू ऑप्शन बोलो वहां पे, ऑप्शन इज सी। क्लियर क्या रे बाबू? यस, कैसे फाइंड किया बताओ? सर हमें आयनाइजेशन एनर्जी दी है हाइड्रोजन की, मतलब ये ग्राउंड स्टेट की एनर्जी इतनी रहेगी माइनस, फिर सर इलेक्ट्रॉन दूसरे से पहले ऑर्बिट में ऐसा बोला जाता है जब दूसरे से पहले ऑर्बिट में आता है तो वो फोटोन के रूप में एनर्जी एमिट करता है, तो सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी जो है E2 इक्वल टू ये फार्मूला हमारे पास है -13.6, दूसरा ऑर्बिट इसलिए 2 स्क्वेयर, ये आया -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी जो फोटोन के रूप में एमिट हो गई वो डेल्टा E इक्वल टू, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ है दूसरे से पहले में, इसलिए E2 माइनस E1, और इनका डिफरेंस फिर हमने फाइंड किया 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो गई है फोटोन की एनर्जी जो एमिट हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है आउटर से इनर ऑर्बिट में। क्लियर क्या रे बाबू? यस यस। द रेडियस ऑफ द फर्स्ट परमिटेड बोहर ऑर्बिट, पहला ऑर्बिट, फॉर द इलेक्ट्रॉन in a hydrogen atom equals 0.51 एम्स्ट्रॉन्ग्स, मतलब पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो रेडियस है, इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में घूम रहा है, उस ऑर्बिट की रेडियस 0.51 एम्स्ट्रॉन्ग यूनिट, एंड इट्स ग्राउंड स्टेट एनर्जी इक्वल्स -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसकी ग्राउंड स्टेट की यानी पहले ऑर्बिट की एनर्जी ये भी हमें मालूम है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, दोनों बातें मालूम है। तो इफ द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय म्यून, म्यू, अगर उस इलेक्ट्रॉन को हटाया और उसके जगह म्यून रखा, तो पहला प्रश्न ये आता है सर अब ये म्यून कौन है? तो ब्रैकेट में मेंशन किया है चार्ज सेम एज इलेक्ट्रॉन एंड मास 207 me। ये म्यून को अगर इलेक्ट्रॉन के साथ तुलना किए तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है इतना ही चार्ज इसके ऊपर होता है म्यून के ऊपर, लेकिन इलेक्ट्रॉन के मास से इसका मास 207 टाइम्स बड़ा रहता है। तो इलेक्ट्रॉन को हटा के वहां म्यून रखा, तो फिर द फर्स्ट बोर रेडियस एंड ग्राउंड स्टेट एनर्जी विल बी, तो ये म्यून के लिए पहले ऑर्बिट में जो वो म्यून घूमेगा तो उसका रेडियस क्या और उसकी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या। तो यहाँ दो बातें हैं, एक इलेक्ट्रॉन है एक म्यून है, और इलेक्ट्रॉन और म्यून में क्या मतलब उनमें डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि म्यून का मास इलेक्ट्रॉन के मास से 207 गुना ज़्यादा है और चार्ज समान है।
तो अगर मैं फिगर ड्रा करूं तो भाई इस प्रकार से कि ये न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होता है, यह पहला ऑर्बिट n इक्वल टू 1, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यह इसका रेडियस है, तो r e यानी रेडियस इलेक्ट्रॉन का। अब ये इलेक्ट्रॉन की जगह अगर हमने म्यून यहाँ रखा, इलेक्ट्रॉन को हटा दिया और म्यून रखा, तो फिर उसका पहले ऑर्बिट का रेडियस, उसके लिए म्यून के लिए क्या रहेगा और उसके पहले ऑर्बिट की एनर्जी क्या रहेगी। इलेक्ट्रॉन के लिए रेडियस दिया है 0.51 एंगस्ट्रॉम्स और उसकी एनर्जी दी है जो कि ऑलरेडी हमें मालूम है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अभी यह इलेक्ट्रॉन की जगह इसको हटा के वो म्यून रखा, म्यू। यस, तो जो डाटा दिया है उस आधार पे हमें रेडियस और एनर्जी यानी टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे नोट के रूप में मैं आपको पहले ही बता दूं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बोर्ड में बताया है कि रेडियस का फार्मूला क्या होता है R, और टोटल एनर्जी E का फार्मूला क्या होता है। दोनों फार्मूले मैंने ऑलरेडी आपको बोर्ड में बताए हैं और अभी यहां भी आपको मेंशन कर देता हूं। तो R का फार्मूला होता है बेटा एप्सिलॉन 0 n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m e स्क्वायर z। तो R रेडियस इक्वल टू ये एप्सिलॉन 0 यानी परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम और फ्री स्पेस, यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट, एच यानी प्लैंक्स कांस्टेंट, पाई तो 3.142 मालूम है, एम यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई यानी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और जेड हम तब लिखते हैं अगर ये हाइड्रोजन एटम नहीं है, उसके जगह कोई दूसरा एटम है, तो ई स्क्वायर, जहां ई स्क्वायर आएगा वहां जेड आएगा, और e टू द पावर 4 रहा तो फिर z स्क्वायर आता है, e टू द पावर 6 आया तो z क्यूब आएगा, e टू द पावर 8 आया तो फिर z टू द पावर 4 आएगा। जो भी e का पावर रहेगा उसका आधा पावर फिर किसका रहता है, z का। यस सर। और टोटल एनर्जी E का फार्मूला भी मैंने आपको बताया है, ये होता है -m e टू द पावर 4। अब देखो e टू द पावर 4 है, इसलिए अभी जो मैंने बताया z स्क्वायर आता है अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर, फिर से m यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, t यानी टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, e यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब ये e टू द पावर 4 है तो देखो 4 का आधा 2, तो z जो है, z यानी एटॉमिक नंबर, ये z का पावर 2, ये e का पावर जितना भी रहा उसका आधा पावर रहता है z का। लेकिन ये z तब आता है अगर हम हाइड्रोजन के बजाय कोई दूसरा एटम लेते हैं। तो अभी इसमें हाइड्रोजन ही बोला है, तो एक्चुअली ये पहले R के फार्मूले में भी z लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू 1 रहती है, और यहाँ भी ये z स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि z की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। हाइड्रोजन के लिए z ये लिखा नहीं जाता। हाँ, अगर कोई दूसरा दिया होता, हाइड्रोजन की जगह हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, अगर कुछ ऐसे दिए होते तो फिर z की हमें ज़रूरत पड़ती। अच्छा, फिर से एप्सिलॉन 0 वही परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम और फ्री स्पेस, एच यानी प्लैंक्स कांस्टेंट, यानी ऑर्बिट नंबर। हाँ, तो पहले क्या है और अभी हमें उसको म्यू के लिए फाइंड करना है। तो मुझे आप जरा पहले फार्मूले से बताओ ये R का रिलेशन m के साथ क्या है। तो आप बोलेंगे सर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और दूसरे केस में टोटल एनर्जी का रिलेशन m के साथ क्या है, तो सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बस हमें एक्चुअली इन फार्मूले की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मालूम है कि सर R का रिलेशन, रेडियस का रिलेशन मास के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और टोटल एनर्जी का रिलेशन मास के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो यहाँ मैं इसको दो केसेस में बाय फर्केट भी कर देता हूँ। हाँ, तो पहले R का रिलेशन m के साथ सर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और टोटल एनर्जी का रिलेशन मास के साथ सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यस, तो अभी दो ही केसेस तो है रे बाबू, एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा कौन है, म्यून है। हाँ,
तो फिर यहाँ बताओ आर म्यू अपॉन आर ए इक्वल टू यम ई अपॉन यम म्यू। आर म्यू यानी म्यू का रेडियस, म्यून का रेडियस ये वाला, आर ई यानी इलेक्ट्रॉन का रेडियस, पहले इलेक्ट्रॉन था बाद में म्यून, यमी यानी इलेक्ट्रॉन का मास, यमी यानी पहले इलेक्ट्रॉन था ना रे यहाँ पे, बाद में म्यून आ गया, यमी यानी इलेक्ट्रॉन का मास, यम म्यू यानी म्यून का मास। यस सर। तो अभी हमें ये रेडियस फाइंड करना है म्यून का, तो ये आर ई इधर लेके जाते हैं और ये यमी अपॉन यम म्यू, म्यून का मास कितना है रे 207 यम ई, यमी यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से 207। सर यमी यमी कैंसल हो गया, बरोबर। तो फिर मुझे बताओ कि बाबा यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, तो आप बोलेंगे सर ये आर ई इलेक्ट्रॉन का जो रेडियस है वो दिया है, कितना दिया है बोलो, ये साइड वर्क में मैं बता देता हूँ। तो सर आर ई दिया है 0.51 एमस्ट्रॉन्ग यूनिट यानी एमस्ट्रॉन्ग्स, तो 0.51 एमस्ट्रॉन्ग यूनिट यानी 10⁻⁻10 मीटर है या ना। हाँ, तो फिर ये यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ आर ई की जगह। अच्छा ये कैंसिल हो गया तो एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, आर ई अपॉन 207, तो आर ई की वैल्यू 0.51 10⁻⁻10 अपॉन 207। तो 0.51 छोटा है, 207 बड़ा है, तो मैं इस पॉइंट को 3 डिजिट सामने लेके जाता हूँ। सर यहाँ तो 3 डिजिट नहीं है, 5 और 1 दो ही है, आप सामने 0 लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, 0 लगाने से फर्क नहीं पड़ता। तो ये सर 510 हो गए, 3 डिजिट सामने, तो 10⁻⁻3, ये ऑलरेडी 10⁻⁻10 और ये सर 207, तो ये हो गया 10⁻13 और ये 510 अपॉन 207 करेंगे तो ये कैलकुलेशन आता है रे बाबू 2.56। कितना आता है रे बाबू 2.56। तो आर म्यू ये इतना आ गया रे बाबू मीटर। आर म्यू यानी म्यून का रेडियस इतना आ गया 2.56 इंटू 10⁻⁻3। ये पहला आंसर। यस सर। इसी प्रकार से सर दूसरा आंसर जो है, दूसरा आंसर ये वाला क्या होगा, तो सर यहाँ पे हमें एनर्जी पूछी है किसकी, म्यून की। तो ये दो केसेस के लिए ई म्यू अपॉन ई इक्वल टू यम म्यू अपॉन यमी। तो ये ई इधर लेके जाओ तो ई म्यू इक्वल टू ई और ये यम म्यू अपॉन यम ई। हाँ, तो ये ई वैसे ही रखता हूँ। यम म्यू ये 207 यमी है, ऑलरेडी बताया इलेक्ट्रॉन के मास से 207 गुना बड़ा, अपॉन ये यमी, यमी यमी कैंसल, यमी यमी कैंसल। तो ई एनर्जी मुझे बताओ, तो सर ये दिए -13.6 इंटू सर ये 207, तो माइनस और ये साधा मल्टीप्लिकेशन सर 207 इंटू 13.6 करेंगे तो वो जो कैलकुलेशन है वो आता है 2815.2 इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आगे सर एनर्जी म्यू की, म्यून के आ गए ना। फिर दोनों आंसर, रेडियस भी आ गया और एनर्जी भी आ गई। अब ये दोनों आंसर कहाँ पे मैच करते ये देखो और मुझे बताओ कौन सी ऑप्शन, ऑप्शन डी, डी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर क्या रे बाबू। तो कैसे फाइंड किया बताओ सर, रेडियस का मास के साथ रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल और टोटल एनर्जी का रिलेशन मास के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दो केसेस है सर, एक पहले इलेक्ट्रॉन था फिर उसको हटा के म्यून रखा। इलेक्ट्रॉन की हमें सर रेडियस और एनर्जी दी थी। इलेक्ट्रॉन की रेडियस जो है पहले ऑर्बिट के 0.51 एंगस्ट्रॉम यूनिट और पहले ऑर्बिट की उसकी एनर्जी हो तो मालूम ही है सर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो भाई फिर म्यून की कितनी, रेडियस भी और टोटल एनर्जी भी। तो
ये फिर हमने रिलेशन जो है वहाँ से R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, तो R म्यू अपॉन R ई इक्वल टू m ई अपॉन m म्यू, और E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, तो E म्यू अपॉन E इक्वल टू m म्यू अपॉन m ई। बस वैल्यू रख दी और आंसर मिल गया। क्लियर क्या रे बाबू, बोलिए यस। इन द गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन, एक न्यूक्लियर रिएक्शन आपको दी है, क्या दी है, 4B9 BNA बेरिलियम प्लस 2He HENA हीलियम गिव्स 6C12 CNA कार्बन प्लस X। तो भाई हमें पूछा है X रिप्रेजेंट, X क्या रहेगा, तो राइट ऑप्शन रहेगी ए न्यूट्रॉन। कैसे बताता हूं, अभी वो जो रिएक्शन है वो देखो, तो रिएक्शन दिए 4B9 प्लस ये दिया है 2He4। तो बेरिलियम जब हीलियम के साथ यानी अल्फा पार्टिकल के साथ रिएक्ट होता है तो कार्बन तैयार होता है 6C12 प्लस ये X। तो चलो बैलेंस करो, नीचे का नंबर मैंने ये बताया आपको, ये एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन्स की संख्या होती है, और ये ऊपर का नंबर यानी मास नंबर यानी प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होता है। तो चलो इक्वेशन को बैलेंस करो, 4 प्लस 2 6, तो इधर 6 प्लस 0 6, 9 प्लस 4 13, तो इधर 12 प्लस 1 13, हो गया बैलेंस। तो अभी ये आ गया बेटा X। तो ऐसा कौन है वो X जिसका जो एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन्स की संख्या यानी चार्ज 0 है लेकिन मास 1 है, और ये न्यूट्रॉन है रे बाबू, क्योंकि न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है, मतलब उसके ऊपर का चार्ज 0 और उसके ऊपर का मास 1 होता है। क्या होता है, 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो न्यूट्रॉन ऐसा है जिसका चार्ज 0 और मास 1 होता है। तो ये X कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, देयरफॉर X रिप्रेजेंट्स न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन ही है जिसका चार्ज 0 होता है और मास 1 होता है। क्लियर क्या, यस। तो राइट ऑप्शन कौन सी बोलो फिर, ए इज द राइट ऑप्शन, ए इज द राइट ऑप्शन। क्लियर क्या रे बाबू, यस।